शायद तुम्हें ये सुनकर हैरत हो एडमंड गार्सा कि राजदेव की नुआरदगाह में तुमने जो कुछ देखा उसके हुसूल में मैं बराबर का हिस्सा था। क्या मतलब? एडमंड गार्सा चौंक पड़ा। मैं तुम्हें मुख्तसरन पूरी कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम्हें अपने मकसद की तकमील में भी थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। मैं और राजदेव बहुत कदीम दोस्त हैं और सौबारा के जंगलात में जिस वक्त वो लाश और उसके साथ लेटी हुई लड़की मुझे मिली तो हम दोनों ही साथ थे। और तीसरा फर्द हमारे साथ वो शख्स है जिसे हम सिरातू के नाम से पुकारते हैं और वो जो उस जगह आराम कर रहा है। हमने ये लाश नदी से निकाली और उसके बाद राजदेव नुआर्द के शौक में लाश अपने साथ ले गया, जबकि वो बच्ची जो उस लाश के साथ मौजूद थी मैं अपने साथ ले गया था। हाँ, इस सफ़र में हमारे साथ थी वो लड़की और सरदानियों के इस आखिरी हमले में हम सब एक दूसरे से जुदा हो गए। राव सिकंदर ने पूरी कहानी तफसील से एडमंड गार्सा को सुना दी। एडमंड गार्सा बैठा हुआ राव सिकंदर का चेहरा देख रहा था और उसकी आंखें हैरत से उबल पड़ रही थी। फिर उसने हाथ मलते हुए कहा, आह काश वो लड़की हमारे साथ होती। लाश को तो हम ना संभाल सके, लेकिन लड़की हमारे काम आ सकती थी। लेकिन लाश हमसे जुदा हो गई और उसे जुदा करने में किसी का हाथ नहीं था। शायद तुम्हें इस हैरतनाक वाक़ये के बारे में कुछ मालूम न हो राव सिकंदर, लेकिन लाश हम ताबूत में अपने साथ लाए थे, इस तसव्वुर के साथ कि शायद वो हमारी रहनुमाई करे, लेकिन वो अचानक ही गायब हो गई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम सुन रहे हैं तिलिस्मी ज़ादी उर्दू नावल बाय एम.ए. राहत। आपको स्टोरी कैसी लग रही है अपनी राय ज़रूर दें। स्टोरी थोड़ी लंबी है पर आप जब सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। कोई भी काम करते वक्त आप अपने कान में ईयरपोर्ट लगा कर सुन सकते हैं और उम्मीद है मुझे कि आप अगर सुनेंगे तो फिर आपको अच्छी लगेगी। तो फिर देर नहीं करके सुनते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड। राव सिकंदर इस सफ़र के दौरान एडमंड गार्सा का जायज़ा लेता रहा था और उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि गार्सा बेवकूफ़ नहीं है। उसने बज़ाहिर इन लोगों को मुकम्मल आज़ादी दे रखी है, लेकिन उनकी तरफ से पूरी तरह होशियार है। उसके साथी हथियारों से लैस थे और उनके पास हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा था। वैसे सरदानियों के सिलसिले में अगर गार्सा उनकी मदद न करता तो यकीनन उन्हें नुकसान उठाना पड़ता। इस वक्त वो उनसे मुकाबला करने की पोजीशन में न रहे थे। गार्सा का रवैया उनके साथ बुरा नहीं था। इस सफ़र के बाद रात के क़याम में उसने कहा, मैं और मेरे साथी महज़ब दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन महमजुओं पर ऐसा वक्त पड़ता ही रहता है। मेरे भूखे साथी कल तक सारा गोश्त चट कर जाएंगे। बेहतर है तुम उसमें से अपना हिस्सा निकाल लो। शुक्रिया गार्सा, हम लोग ये गोश्त खा ना सकेंगे। मगर तुम्हारी खुराक का मसला? कल दिन की रोशनी में उसे हल करने की कोशिश करेंगे, राव ने मुस्कुराते हुए कहा। गार्सा खामोश हो गया। उसके साथी आराम से सो गए थे। उन्होंने पहरे वगैरह का बंदोबस्त भी न किया था। कुछ फासले पर ये लोग एक जगह मौजूद थे। रात सर्द हो गई थी और चारों तरफ हू का आलम था। किसी को नींद नहीं आ रही थी। तवील तरीन खामोशी को सिरातू ने तोड़ दिया। शर, आगे जंगल है। हो सकता है सामने वाला टीला के पीछे जंगल हो। तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? राव ने पूछा। सर, हवा का साथ दरख्त का खुशबू आता, सिरातू ने जवाब दिया और राव सिकंदर गर्दन हिलाने लगा। उसे भी इस बात का थोड़ा बहुत एहसास हुआ था। सिरातू ने खामोशी का ये सिलसिला तोड़ा तो सभी बोलने लगे। प्रोफेसर गौरी ने कहा, राव, आपका क्या ख्याल है? हमारे बिछड़े हुए साथी किस कैफियत में होंगे? अगर हम उनके बारे में जज्बाती हो गए प्रोफेसर, तो सब ही नाकारा हो जाएंगे। एक अजीब सी बात है मेरे जहन में, वो ये कि कुदरत हर शख्स को बेहतरीन कुव्वत मुदाफ़अत अता करती है।
सब एक दूसरे के सहारे तलाश करते हैं, लेकिन जब सहारे ख़त्म हो जाते हैं तो खुद पर भरोसा करना पड़ता है। और आप यकीन कीजिए प्रोफेसर, ये मेरा तजुर्बा है कि जब इंसान खुद पर भरोसा करने पर मजबूर हो जाए तो उसके अंदर खुदा की तरफ से खुदा की तरफ से कुव्वतें 1000 गुना बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हम तो सिर्फ मसीह के फ़ैसलों पर इन्हिसार करते हैं। हमारे सामने सबसे तशवीश ज़दा पहलू गज़ाल और राजदेव हैं, और मैं ये बात कहने में आर महसूस नहीं करता कि मुझे उनकी ज़िंदगी की उम्मीद नहीं है। तेज व तंद दरिया के धारे न जाने आगे जाकर क्या क्या शक्लें अख्तियार कर चुके होंगे, और जाहिर है दो कमज़ोर इंसान पानी की इस बेपनाह क़ुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकते। ताहम अगर कुदरत को उनकी ज़िंदगी मंजूर है तो शायद वो किसी कुदरती मुआज़ज़े से बच जाएं, लेकिन हम उनके सिलसिले में खुशफहम नहीं हैं। बाकी रहा कंदील और कर्नल फ़िरोज़ का मामला, तो प्रोफेसर शायद आप मेरी बात पर हंसें, लेकिन न जाने क्यों मुझे एक यकीन सा है कि कंदील की कहानी इस तरह ख़त्म नहीं हो जाएगी। बकौल आपके कुछ नादीदा क़ुव्वतें हमारी रहनुमाई कर रही हैं, और मैं आपकी इस बात से मुकम्मल तौर पर मुत्फिक हूँ। हो सकता है कर्नल हमें दोबारा मिल जाएं। वैसे चूँकि वो दोनों साथ गए हैं, इसलिए मेरे ख़याल में कर्नल भी कंदील के साथ महफूज है, और ये अच्छी बात है कि उनमें से कोई तन्हा नहीं है। यकीनी तौर पर वो रात के अंधेरे में रास्ता भटक कर कहीं दूर जा निकले हैं, और हम उन्हें तलाश नहीं कर पाए। लेकिन इस बात के अमकानात हैं कि आगे चलकर उनसे मुलाकात हो जाएगी हमारी। प्रोफेसर गौरी और भरत चंद्र ने राव सिकंदर से कोई इख्तलाफ नहीं किया। फिर भरत चंद्र ने कहा, इस मौजूदा मुसीबत के बारे में क्या ख्याल है राव? मैं समझता हूँ भरत जी, ये बुरा नहीं है। हम चारों तरफ से बेदस्त व पा हो चुके हैं। बेशक हमारे पास कुछ हथियार वगैरह थे, लेकिन शरधानियों का मसला बहुत शिद्दत अख्तियार कर गया था। हम 4 अफराद, बल्कि शायद हमारा पूरा ग्रोह भी साथ होता तो हम कामयाबी से उनकी बड़ी तादाद का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इन लोगों के मिल जाने से कम एक दुश्मन की तरफ से तो थोड़ा बहुत इत्मीनान हुआ हमें। मुकाबला करेंगे, बाकी वही सब कुछ मशीर या तकदीर पर छोड़ना पड़ेगा। एडमंड के सिलसिले में आखिरी रवैये का क्या फ़ैसला किया आपने मिस्टर राव? प्रोफेसर गौरी ने सवाल किया। जिन लाइनों पर हमने अमल शुरू किया है प्रोफेसर, मेरे ख़याल में वो मौजू तरीन है। एडमंड के साथ हमें मुकम्मल ताउन करना होगा, यही हमारे लिए बेहतर है। मैं कोशिश करूँगा कि उससे हमारी कुछ और मुफाहमत हो सके, कहीं किसी जगह उससे इन्हराफ मुनासिब नहीं होगा। हर चंद के वो अपने आप को महज़ब दुनिया का इंसान कहता है, और जैसा कि भरत चंद्र जी आपने और प्रोफेसर गौरी ने देखा था कि वो एक मुहक्किक की हैसियत से राजदेव की नुआरदगाह में पहुंचा था, लेकिन इस वक्त वो एक ज़राइम पैसा वैसी मालूम होता है। हो सकता है जंगल के मसाइब ने और उसके मुजरिबाना इरादों ने या खजानी के लालच ने उसके जहन में वहशत उभार दी हो, लेकिन अगर हम इस वहशत को कंट्रोल करें तो उसमें हमें नाकामी नहीं होगी। उससे कदम कदम पर ताउन करना पड़ेगा, खाओ अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, और बाकी सब कुछ तो हालात पर छोड़ना ही मुनासिब होगा। हालात सही फ़ैसला करेंगे कि आगे क्या होना है। प्रोफेसर गौरी या किसी दूसरे आदमी ने इख्तिलाफ नहीं किया था। उसके अलावा उनके पास और कोई ज़रिया भी तो नहीं था। फिर छोटी छोटी बातें होती रहीं। सबसे ज़्यादा अहम मसला गज़ाल और राजदेव का ही था, जिस पर उनके दिल दुख से भर जाते थे। रात के किसी हिस्से में सभी गहरी नींद सो गए, और फिर सुबह को सूरज की किरणों ने उन्हें जगा दिया। एडमंड के साथी घोड़ा खा रहे थे और जानवरों की तरह बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े लिए उन्हें चबाते फिर रहे थे। उन्होंने अपने आप को मस्त कर लिया था। ये लोग इस वक्त भी उनकी इन मस्तियों में शरीक न हुए। एडमंड ने प्रोफेसर गौरी से कहा, हेलो डियर प्रोफेसर, भूख ने यकीनी तौर पर तुम्हें निढाल कर दिया होगा।
मेरी तरफ से एक और पेशकश? नहीं, शुक्रिया एडमंड। लेकिन प्रोफेसर, तुम्हें जिंदा रहना है। अगर भूख से निढाल होकर तुम मौत की जानिब गामजन हुए तो मैं तुम्हें ज़मीन की मिट्टी खिलाकर भी ज़िंदा रखूँगा, समझे? प्रोफेसर ने कोई जवाब नहीं दिया। एडमंड ने यहाँ थोड़ी देर तक तैयारियाँ करने के बाद आगे का सफ़र अख्तियार किया। रास्ते में राव सिकंदर ने उससे कहा, एडमंड, क्या तुम हमें हथियार न दोगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं? लेकिन अभी तुम्हें उनकी ज़रूरत ही क्या है? मेरा ख्याल है इन टीलों के दूसरी जानिब जंगल होना चाहिए। दरख्तों की खुशबू फ़िज़ाओं में रची हुई है और मुझे यकीन है कि इस तरफ हमें शिकार भी मिल जाएगा। ओह, अच्छा अच्छा, इत्मीनान रखो। टीलों के दूसरी तरफ पहुंचने के बाद मैं तुम्हें हथियार दे दूंगा। दरअसल राव सिकंदर, माफ़ करना, मैं ये बात कहते हुए कोई झिझक महसूस नहीं करता कि हम अभी तुम्हारी तरफ से सूबे का शिकार हैं। कहीं यूँ ना हो कि तुम हमारे खिलाफ आ जाओ। राव सिकंदर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, एडमंड, तुम महज़ब दुनिया के इंसान हो, वहशी और जंगली नहीं हो। तुम जानते हो कि हम 4 अफराद तुमसे इनहराब करके किसी बड़े फ़ायदे में नहीं रहेंगे, बल्कि उसके बरअक्स हम तुम्हारी मदद से ख़जाने का हुसूल चाहते हैं। जो लोग हमारे दरमियान से गुम हो गए वो भी इसी कोशिश में थे, लेकिन जाहिर है इन जंगलों में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। हम में से हर शख्स को अपने तौर पर अपने आप पर भरोसा करना होगा। ऐसी हालत में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाकर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि बिलावजा ज़िंदगियों का ज़ाया होगा। एडमंड राव सिकंदर को देखते हुए पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने कहा, कहते तो तुम ठीक हो। ठीक है, हथियार ले लो। फिर उसने अपने साथियों को इशारा किया और उनकी राइफ़लें उनको वापस कर दी गईं और उसके साथ ही एमोनेशन वगैरह भी। एडमंड बज़ाहिर मुतमईन नज़र आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद महसूस किया गया कि उसकी निगाहें उन लोगों पर थीं। सफ़र जारी रहा। पैदल सफ़र था, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता जब वो टीलों के दूसरी तरफ पहुँचे तो सिरातू और राव सिकंदर के बयान की तस्दीक हो गई। एक बार फिर उन्हें घने जंगल का सामना करना पड़ा था। यहाँ पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और एडमंड ने प्रोफेसर गौरी से कहा, हाँ प्रोफेसर, आगे की सिमत का तयीन करो। वो नक्शा मुझे दिखाओ गारसा, प्रोफेसर ने कहा, और गारसा ने अपने जिस्म पर पहने हुए लिबास के अंदरूनी हिस्से से एक नक्शा निकाल लिया, जो असल नहीं था बल्कि उसकी नकल तैयार की गई थी। ये नक्शा प्रोफेसर गौरी के सामने फैला दिया गया और प्रोफेसर गौरी उस पर संजीदगी से गौर करने लगा। एडमंड गारसा उसके साथ बैठ गया। राव सिकंदर और सिरातू जंगल में चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहे थे। सिरातू ने एक सिमत इशारा करते हुए कहा, सर सर। राव सिकंदर ने उस तरफ देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो नील गाय थी जो कद आदम झाड़ियों में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। राव सिकंदर ने राइफ़ल संभाली और सिरातू को इशारा करके आगे बढ़ गया। चंद लोगों ने उसकी कार्रवाई को गहरी निगाहों से देखा, लेकिन शायद वो समझ नहीं सके थे कि राव सिकंदर क्या कर रहा है। दूसरी तरफ प्रोफेसर गौरी नक्शों पर निशानात लगा रहा था। वो इन मामलात में बहुत ज़्यादा माहिर नहीं था, लेकिन जो कुछ अंदाज़ा उसने लगाया था उसके बिना पर अब तक वो सही रास्तों पर आ रहे थे। नक्शे पर बनी हुई मध्यम मध्यम लकीरें इस बात की निशानदी करती थी कि दरिया के साथ साथ वो जिस सिमत आए हैं वही सही रुख है। प्रोफेसर गौरी एडमंड गारसा को इस बारे में बताता जा रहा था। फिर फायर की आवाज़ सुनकर सभी चौंके। गारसा ने तड़प कर राइफ़ल उठा ली थी, लेकिन फायर करने वाला राव सिकंदर था, जो तेज़ी से उस जानिब दौड़ पड़ा था। सिरातू को उसने उस जानिब भेज दिया था। सिरातू ने करीब आते हुए कहा, सर सर, चाकू। क्या आपके पास एक छुरी या चाकू मिल जाएगा मिस्टर गारसा? गारसा खामोशी से अपने लिबास से एक लंबा चाकू निकालकर
सिरातू के हवाले कर दिया और सिरातू उस जानिब दौड़ गया जहाँ राव सिकंदर ने नील गाय मार गिराई थी। और फिर तो एक जश्न सा बर्पा हो गया। नील गाय को घसीट कर लाया गया। राव सिकंदर उसे इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक पहले ही ज़बह कर चुका था। एडमंड गार्सा ने नक्शा समेटा, वो भी खुश नज़र आ रहा था। उसने राव का साना सब थपथपाते हुए कहा, यूँ लगता है जैसे तुम एक बेहतरीन शिकारी हो। राव सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। नील गाय को देखकर उनकी भूख चमक उठी थी और सभी जल्द अज जल्द उसको बनाना चाहते थे। लंबे चाकू की मदद से राव सिकंदर ने नील गाय को साफ सुथरा किया। इस दौरान बाकी अफराद उसे भूनने का बंदोबस्त कर चुके थे। एडमंड गार्सा के साथी भी इस काम में बराबर के शरीक थे। बहरतौर उन लोगों को खुराक के सिलसिले में तरजीह दी गई थी। मोटी ताज़ी नील गाय में वैसे भी काफ़ी गोश्त था, चुनांचे उन लोगों ने खूब शिकम शेर होकर खाया। अलबत्ता पानी के सिलसिले में ज़रा एहतियात करना पड़ी थी, क्योंकि एडमंड गार्सा के पास पानी की मिकदार बहुत कम थी। शिकम शेर होने के बाद वो लोग आराम करने के लिए लेट गए। एडमंड गार्सा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ राव सिकंदर के पास आ गया था। प्रोफेसर गौरी का कहना है कि हमारे रास्ते दुरुस्त हैं राव। इसका मतलब है कि तकदीर हमारा साथ दे रही है। मुझे तुम जैसे ही किसी साथी की ज़रूरत थी। शिकार के सिलसिले में हम हमेशा ही एहतियात रखेंगे और अपने पास खुराक का ज़ख़ीरा रखेंगे। आह, बदकिस्मती से मेरा सब कुछ लुट चुका है और इस वक्त ये मसला हमारे लिए इंतहाई संगीन नौयत रखता है। वैसे राव सिकंदर, तुम्हारा मुझसे अभी तक मुकम्मल तारुफ नहीं हो सका। मिस्टर गार्सा, आपने खुद ही इस सिलसिले में हमें उसका मौका नहीं दिया। तो अब बताओ, क्या कैफियत है? तुम, मेरा मतलब है राजदेव के ग्रोह में तुम्हारी क्या हैसियत थी? शायद तुम्हें ये सुनकर हैरत हो एडमंड गार्सा के राजदेव की नुआदगाह में तुमने जो कुछ देखा उसके हुसूल में मेरा बराबर का हिस्सा था। क्या मतलब? एडमंड गार्सा चौंक पड़ा। मैं तुम्हें मुख्तसर पूरी कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम्हें अपने मकसद की तकमील में भी थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। मैं और राजदेव बहुत कदीम दोस्त हैं और सौबारा के जंगलात में जिस वक्त वो लाश और उसके साथ लेटी हुई लड़की मुझे मिली तो हम दोनों ही साथ थे। और तीसरा फ़र्द हमारे साथ वो शख्स है जिसे हम सिरातू के नाम से पुकारते हैं और वो जो उस जगह आराम कर रहा है। हमने ये लाश नदी से निकाली और उसके बाद राजदेव नुआर्द के शौक़ में लाश अपने साथ ले गया, जबकि वो बच्ची जो इस लाश के साथ मौजूद थी मैं अपने साथ ले गया। खान, ओखो, मेरी याददाश्त भी किस कदर ख़राब हो गई है। राजदेव ने राव सिकंदर की कहानी भी तो सुनाई थी, मगर मुझे याद न आ सकी। तो ये लड़की? हाँ, वो इस सफ़र में हमारे साथ थी और सरदानियों के उस आखिरी हमले में हम सब एक दूसरे से जुदा हो गए। राव सिकंदर ने पूरी कहानी तफसील से एडमंड गार्सा को सुना दी। एडमंड गार्सा बैठा हुआ राव सिकंदर का चेहरा देख रहा था और उसकी आंखें हैरत से उबल पड़ रही थी। फिर उसने हाथ मलते हुए कहा, आह, काश वो लड़की हमारे साथ होती। लाश को तो हम ना संभाल सके, लेकिन लड़की हमारे काम आ सकती थी। लेकिन लाश हमसे जुदा हो गई और उसे जुदा करने में किसी का हाथ नहीं था। शायद तुम्हें इस हैरतनाक वाक़ये के बारे में कुछ मालूम न हो राव सिकंदर, लेकिन लाश हम ताबूत में अपने साथ लाए थे, इस तसव्वुर के साथ कि शायद वो हमारी रहनुमाई करे, लेकिन वो अचानक ही गायब हो गई। एडमंड ने भी पूरा वाक़या सुना दिया और राव सिकंदर ने भी उस बात का इजहार न किया कि उसे पहले से ये कहानी मालूम थी। तब एडमंड गार्सा कहने लगा, और अब ये ज़रूरी हो गया है कि और कोई हमें मिले या ना मिले, लेकिन वो लड़की ज़रूर मिलनी चाहिए। वाकई हमारा काम अब अपने रास्ते पर आगे बढ़ना ही नहीं बल्कि उस लड़की की तलाश भी है।
کیا خیال ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ہم آگے کے سفر کا آغاز کریں گے۔ ویسے بھی ابھی ہم نے سفر کیا ہی کتنا ہے۔ میں تمہاری خوراک کے سلسلے میں پریشان تھا اور اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، راؤ سکندر نے جواب دیا۔ ایڈمنڈ گارسا پرخیال انداز میں رخسار کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ کرنل غیر معمولی سکون کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ قندیل کے الفاظ نے اسے کچھ اطمینان تو دلایا تھا، لیکن ان الفاظ پر مکمل یقین کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس یقین کی بنیاد نہیں تھی۔ قندیل ایک پراسرار شخصیت ضرور تھی، اور حالات نے اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ اس کی زندگی سے کوئی بہت ہی پراسرار کہانی وابستہ ہے۔ راؤ سکندر اور رازدیو یا دوسرے چند افراد قندیل کی اس پراسراریت کیفیت پر اپنے مشاہدات کے بنا پر یقین رکھتے تھے، اور اس کی کچھ پیشگوئیاں بقول ان کے بالکل درست ثابت ہوئی تھی۔ لیکن کرنل ایک عملی انسان تھا، اور ایک عملی انسان کے لیے اس قسم کی کہانیاں غیر یقینی ہوتی ہیں۔ تاہم جو واقعات پیش آئے تھے وہ بھی کرنل کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ انسانی فطرت بھی کرنل پر حاوی ہو گئی تھی، اور وہ قندیل کے لیے ہی نہیں اپنی ذات کے لیے بھی جدوجہد کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ان جنگلات میں بیٹے کے غم میں بآسانی جان دینے کی بجائے جدوجہد کر کے مرنا کرنل کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے وہ سرگرم عمل تھا، اور اس نے قندیل پر بھی اپنی کمزوری کا اظہار نہیں ہونے دیا تھا۔ البتہ کچھ پراسرار مشاہدات اسے سوچنے پر ضرور مجبور کر رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ ان جنگلوں میں انہیں تنہا رہ جانے کی وجہ سے جو دقتیں پیش آ سکتی ہیں وہ نہیں پیش آ رہی تھی، بلکہ معاملات کچھ اس طرح ہموار ہوتے جا رہے تھے کہ بعض اوقات تو ان کی سچائی پر یقین کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اس سفر کی نہ جانے کون سی رات تھی کہ ایک اور پراسرار حادثہ پیش آیا۔ کرنل رات کو ایک جگہ قیام کیا تھا۔ قندیل معمول کے مطابق مطمئن و مسرور اس کے ساتھ تھی۔ پھلوں کے ذخیرہ سے انہوں نے کچھ پھل معدے میں اتار کر شکم سیری کر لی تھی، اور اس کے بعد کرنل تھکا تھکا سا ایک درخت کی جڑ میں زمین پر لیٹ گیا تھا۔ قندیل معمول کے مطابق لکڑیوں کے کھیل میں مصروف ہو گئی۔ وہ ان لکڑیوں کو ادھر سے ادھر کر رہی تھی، اور جیسے اپنی زندگی کے وجود سے واقف ہو رہی تھی کہ اچانک ہی کرنل کے گھوڑے نے اچھل کود مچانا شروع کر دی۔ وہ ایک درخت سے بندھا ہوا تھا اور اچانک ہی وحشت زدہ ہو گیا تھا۔ کرنل شکاری نہیں تھا، ورنہ گھوڑے کی اس کیفیت سے اندازہ ضرور لگا لیتا کہ کوئی خونخوار درندہ پاس ہی موجود ہے۔ پھر دونوں واقعات ایک ساتھ ہی ہوئے تھے۔ دفتن ہی گھوڑے نے اپنی بندشیں توڑ لی تھی اور اچھل کر ایک طرف زکند لگا دی تھی، اور اس وقت سامنے والے درخت کی ساکھ سے ایک ہولناک گرراہٹ سنائی دی تھی، اور کرنل کی نگاہیں اس جانب اٹھ گئی تھیں۔ رات کی تاریکیاں اتنی گہری نہ تھیں کہ سیاہ رنگ کی وجہ سے وہ ہیولا بھی نظر نہ آ سکتا جس میں دو چمکدار بلب ٹکے ہوئے تھے۔ کرنل کا خون خشک ہو گیا۔ کالے رنگ کے اس ہولناک چیتے کو اس نے درخت کی ایک شاخ پر دیکھا تھا، اور گھوڑا اسی چیتے کو دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا، یہاں تک کہ جان بچانے کے خوف سے فرار ہو گیا تھا۔ چیتے کو دیکھ کر کرنل کے اوسان کھتا ہو گئے۔ خونخوار چیتا انہی کی جانب گھات لگا رہا تھا۔ کرنل نے بے چین نگاہوں سے قندیل کی جانب دیکھا جو لکڑیاں سمیٹ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کرنل کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی، لیکن قندیل اس جانب متوجہ نہ ہوئی۔ اس نے گردن گھما کر سیاہ چیتے کو دیکھا، اور دفتن ہی سیاہ چیتے نے ایک ہولناک گرراہٹ کے ساتھ چھلانگ لگا دی۔ کرنل بے دست و پا ہو گیا تھا۔ اب یقینی موت اس کے سامنے تھی، لیکن اس وقت اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔
जबकि चीते की ये छलांग उसे कर्नल पर नहीं बल्कि ज़मीन पर ले गई। ज़मीन पर गिरकर चीता चंद लम्हात उसी तरह तड़पा जैसे उसे गोली मार दी गई हो। वो गुर्राते हुए अपनी दुम दांतों में दबा रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे उससे उठा ना जा रहा हो। फिर बमुश्किल तमाम वो अपने पंजे पर खड़ा हुआ और उसके बाद बेबसी के आलम में चक्कर लगाने लगा। उसके अंदाज से वहशत नुमायाँ थी। फिर जैसे वो किसी अजाब से छूट गया हो, उसने एक लंबी छलांग लगाई और देखते ही देखते निगाहों से ओझल हो गया। उसकी खौफनाक वहशत खेजी ने कर्नल को लर्जा बर अंदाम कर दिया था, लेकिन चीते के इस तरह भाग जाने की वजह कर्नल की समझ में नहीं आई थी। वो हैरान निगाहों से दूर दूर तक देख रहा था। चीते का अब कहीं पता नहीं था। तब उसने घूम कर कंदील की तरफ देखा। कंदील आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंच गई और फिर उसने आहिस्तगी से कहा, अंकल, हम कुछ आगे निकल आए हैं, बाएं सिमत चलना है, हमें बाएं सिमत। घोड़ा घोड़ा कर्नल के हलक से भर्राई हुई आवाज़ निकली। घोड़े का भी अब नाम व निशान नहीं था। कंदील ने आहिस्ता से कहा, हमें घोड़े की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। वो देखिए उस तरफ, उस जानिब कुछ नज़र आ रहा है आपको? आइए कर्नल, उस तरफ चलते हैं। कंदील ने कर्नल का हाथ पकड़ा। कर्नल के सांप कशीदा थे, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम कंदील के साथ साथ उठने लगे। उसे महसूस हो रहा था जैसे अचानक ही उसकी कुव्वत इरादी उसका साथ छोड़ गई हो और वो चंद लम्हात के लिए अपने आप में ना रहा हो। इसी कैफियत में वो कंदील के साथ चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर रोशनी होती जा रही थी और चांद बादलों की ओट से निकल आया था। मध्यम मध्यम रोशनी में कर्नल को तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करना पड़ा। वो थोड़ी देर के बाद कुछ बेहतर हो गया, लेकिन अभी तक उसके मुंह से कोई आवाज़ न निकल सकी थी। फिर उसने पानी की हल्की सी आवाज़ सुनी, बहुत ही मध्यम मध्यम सी आवाज़, जैसे कोई सबक रो से नदी हल्की हल्की आवाज़ के साथ बह रही हो। और फिर ये छोटी सी नदी उसके सामने आ। दिल ने मुस्कुराती हुई निगाहों से कर्नल फिरोज़ को देखा और आहिस्ता से बोली, देखा, पहचाना इसे? ये गोमिला है। कंदील नदी के किनारे 2 जानों बैठ गई, लेकिन कर्नल की समझ में कुछ नहीं आया था। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? ये पार्ट 1 थी तिलिस्मी ज़ादी नॉवेल की। अब पार्ट 2 भी है, वो मैं आइंदा एपिसोड में पढ़ूँगी आपके लिए। आप उसे सुनें और अपनी राय ज़रूर दें, आपको अच्छी लगेगी इंशाअल्लाह। खैर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।